हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे BECE 16 इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कंपैरेटिव एनालिसिस एंड कंटेम्पररी इश्यूज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 1, ब्रीफली एक्सप्लेन द फैक्टर्स दैट डिटरमिन इकोनॉमिक ग्रोथ। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि इकोनॉमिक ग्रोथ को कौन से मुख्य फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं। आपको इकोनॉमिक ग्रोथ डिफाइन करना है और उसके इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स जैसे कि कैपिटल, लेबर, टेक्नोलॉजी, पॉलिसीज वगैरह के बारे में डिटेल में बताना है। एग्जाम्पल्स और थियरीज का उस भी कर सकते हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब है किसी इकोनॉमी के गुड्स और सर्विसेज के उत्पादन में समय के साथ लगातार वृद्धि। इसको आमतौर पर रियल GDP के जरिए मेजर किया जाता है। इकोनॉमिक ग्रोथ हर कंट्री के डेवलपमेंट गोल्स का एक मेन पार्ट होता है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव करता है, जॉब्स क्रिएट करता है और पॉवर्टी कम करता है। बहुत सारे फैक्टर्स ग्रोथ को इम्पैक्ट करते हैं, कुछ इंटरनल और कुछ एक्सटर्नल। रॉबर्ट सोलो और आदम स्मिथ जैसे इकोनॉमिस्ट्स ने इस पर थियरीज दी है। मेन बॉडी। 1. ह्यूमन कैपिटल, लेबर फोर्स और एजुकेशन। स्किल्ड और हेल्दी लेबर फोर्स प्रोडक्टिविटी और इनोवेशन बढ़ता है, जो ग्रोथ के लिए जरूरी है। एजुकेशन, हेल्थ और स्किल डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट करने वाले देश ज्यादा सस्टेनेबल ग्रोथ अचीव करते हैं। एग्जाम्पल, जापान ने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रांग बनाया, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट उसकी इकोनॉमी पर पड़ा। 2. फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन। मशीन्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और फैक्ट्रीज जैसे फिजिकल एसेट्स का होना प्रोडक्शन कैपेसिटी को बूस्ट करता है। कैपिटल गुड्स में इन्वेस्टमेंट से आउटपुट और जॉब्स दोनों बढ़ते हैं। हैरड डूमर मॉडल के मुताबिक कैपिटल फॉर्मेशन और सेविंग्स रेट ग्रोथ के लिए एसेंशियल है। 3. टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। इनोवेशन प्रोडक्शन प्रोसेसेस को एफिशिएंट बनाता है और नए प्रोडक्ट्स डेवलप करने में मदद करता है। टेक्नोलॉजी से कम रिसोर्सेज में ज्यादा आउटपुट मिलता है। सोलो ग्रोथ मॉडल टेक्नोलॉजी को लॉन्ग रन ग्रोथ का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर मानता है। 4. नेचुरल रिसोर्सेज। ऑयल, मिनरल्स या फर्टाइल लैंड जैसे नेचुरल रिसोर्सेज किसी इकोनॉमी के ग्रोथ को फास्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर सिर्फ रिसोर्सेज पर हाई डिपेंडेंसी हो तो इकोनॉमी वॉलेटाइल भी हो सकती है। एग्जाम्पल, गल्फ कंट्रीज ने ऑयल के बेसिस पर ग्रोथ की, लेकिन अब डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। 5. गवर्नमेंट पॉलिसीज और इंस्टीट्यूशंस। टैक्स, सब्सिडी, मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी जैसे स्टेप्स ग्रोथ को पॉजिटिवली या नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकते हैं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, लीगल सिस्टम और बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन को प्रमोट करते हैं। एग्जाम्पल, इंडिया ने 1991 में लिबरलाइजेशन की पॉलिसीज अडॉप्ट की, जिससे ग्रोथ रेट में जंप आया। 6. फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट। इंटरनेशनल ट्रेड से डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को बड़ा मार्केट मिलता है और टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर होता है। FDI के जरिए नए आइडियाज, टेक्नोलॉजी और पैसा आता है। एग्जाम्पल, चाइना ने मैसिव FDI अट्रैक्ट किया और ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया। 7. डेमोग्राफिक फैक्टर्स। पॉपुलेशन साइज, यूथ रेशो और अर्बनाइजेशन जैसे फैक्टर्स लेबर सप्लाई और डिमांड को अफेक्ट करते हैं। अगर एक कंट्री यंग पॉपुलेशन को प्रोडक्टिव जॉब्स दे तो उससे डेमोग्राफिक डिविडेंड मिल सकता है। कंक्लूजन, इकोनॉमिक ग्रोथ कई फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। ह्यूमन कैपिटल, फिजिकल कैपिटल, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन सब मिलके इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। हर कंट्री का अपना ग्रोथ मॉडल होता है, लेकिन सस्टेनेबल और इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए बैलेंस सब में जरूरी है। पॉलिसी मेकर्स को लॉन्ग टर्म प्लानिंग और फेयर डिस्ट्रीब्यूशन पर फोकस करना चाहिए। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 2. Briefly explain and evaluate the capitalistic approach to economic growth. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें यह समझाना है कि कैपिटलिस्टिक या पूंजीवादी नजरिया इकोनॉमिक ग्रोथ को कैसे देखता है। इस अप्रोच के मेन फीचर्स क्या है और इसका एनालिसिस भी करना है, मतलब इसका फायदा, नुकसान दोनों डिस्कस करने हैं। एग्जाम्पल्स और थियरीज के साथ जवाब देना होगा। आंसर। इंट्रोडक्शन।
कैपिटलिज्म एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम है जहां प्रोडक्शन के रिसोर्सेस प्राइवेट लोगों के पास होते हैं और उनका मेन गोल प्रॉफिट कमाना होता है। इस सिस्टम में मार्केट काफी फ्री होती है और गवर्नमेंट की रोल लिमिटेड होती है। कैपिटलिस्ट अप्रोच यह मानता है कि अगर लोग अपना फायदा देखते हुए काम करें तो पूरे इकोनॉमी का विकास होता है। एडम स्मिथ और मिल्टन फ्रीडमैन जैसे अर्थशास्त्री इस सिस्टम के बड़े सपोर्टर रहे हैं। इस आंसर में हम कैपिटलिज्म के ग्रोथ मॉडल को समझेंगे और उसका इवैल्यूएशन भी करेंगे। मेन बॉडी। 1. कैपिटलिस्टिक ग्रोथ के मुख्य फीचर्स। प्राइवेट ओनरशिप और प्रॉफिट मोटिव। कैपिटलिज्म में लोग अपने रिसोर्सेस खुद ओन करते हैं और प्रॉफिट कमाने के लिए काम करते हैं, जो ग्रोथ को बूस्ट करता है। मार्केट सिस्टम पर भरोसा। सप्लाई और डिमांड के हिसाब से प्राइसेस तय होती है, जिससे रिसोर्सेस एफिशिएंटली एलोकेट होते हैं। कम सरकारी दखल। कैपिटलिज्म में गवर्नमेंट का रोल लिमिटेड होता है। मार्केट अपने आप चलती है, इससे इनविजिबल हैंड भी कहा जाता है। इन्वेस्टमेंट और कैपिटल एक्यूमुलेशन। सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, जिससे नए बिजनेस और टेक्नोलॉजी डेवलप होते हैं। 2. कैपिटलिज्म के फायदे। इनोवेशन और टेक्नोलॉजी में तेजी। कंपटीशन की वजह से कंपनीज नए नए प्रोडक्ट्स और टेक्नोलॉजी लॉन्च करती है। सिलिकॉन वैली इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। एफिशिएंट रिसोर्स यूज। जो फर्म्स अच्छा काम करती है वो ग्रो करती है और जो वीक होती है वो मार्केट से निकल जाती है। ज्यादा कंज्यूमर चॉइस। मार्केट में वैरायटी होती है जिससे लोग अपने पसंद की चीज ले सकते हैं। 3. लिमिटेशंस और समस्याएं। इनकम इनइक्वालिटी। सबसे बड़ा इशू यह है कि कैपिटलिज्म में अमीर और गरीब के बीच गैप बढ़ता है। मार्केट फेलियर्स। मोनोपोली, पॉल्यूशन जैसे एक्सटर्नैलिटीज और मजदूर का शोषण जैसे प्रॉब्लम्स कैपिटलिज्म में कॉमन होते हैं। शॉर्ट टर्म प्रॉफिट फोकस। कंपनीज शॉर्ट टर्म प्रॉफिट पर ज्यादा ध्यान देती हैं, जिससे सस्टेनेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज होती है। सोशल वेलफेयर का अभाव। हेल्थ और एजुकेशन जैसी बेसिक सर्विसेज नेग्लेक्ट होती हैं या सबके लिए एक्सेसिबल नहीं होती। 4. इवैल्यूएशन और रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स। मिक्स्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट। काफी देश अब मिक्स्ड इकोनॉमी फॉलो करते हैं जहां कैपिटलिज्म के साथ वेलफेयर पॉलिसीज भी होती हैं, जैसे स्वीडन, नॉर्वे। ग्लोबल एक्सपीरियंस। यूएसए और वेस्टर्न यूरोप ने कैपिटलिज्म के थ्रू ग्रोथ अचीव किया, पर डेवलपिंग कंट्रीज को सेम मॉडल में प्रॉब्लम्स भी आए हैं। इंडिया का केस। 1991 के बाद इंडिया ने लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन को अपनाया, जिससे जीडीपी तो बढ़ा लेकिन इनइक्वालिटी भी इंक्रीज हुई। कंक्लूजन। कैपिटलिस्ट मॉडल ने इनोवेशन और वेल्थ क्रिएशन में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, लेकिन इसके साथ हाई इनइक्वालिटी और मार्केट फेलियर्स भी आए हैं। इसलिए जरूरी है कि कैपिटलिज्म को रेगुलेट किया जाए जिससे ग्रोथ इंक्लूसिव हो और सभी तक बेनिफिट्स पहुंच सके। बैलेंस्ड मॉडल हाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए सही है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 3. Identify the different affiliates of World Bank. Write a note on functions of IBRD. Question explanation. इस क्वेश्चन में पहले हमें बताना है कि वर्ल्ड बैंक के कौन कौन से अफिलिएट्स होते हैं। उसके बाद हमें IBRD के फंक्शंस के बारे में डिटेल में लिखना है कि ये क्या काम करता है, किस पर्पस से बना था और इसका इंपॉर्टेंस क्या है। आंसर। इंट्रोडक्शन। वर्ल्ड बैंक एक अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संस्था है जो डेवलपिंग कंट्रीज को लोन, ग्रांट और टेक्निकल सपोर्ट देती है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप का हिस्सा है जिसमें 5 अलग अलग इंस्टीट्यूशंस शामिल है। उनमें से एक IBRD है जो डेवलपमेंट और पॉवर्टी रिडक्शन में काम करता है। इस आंसर में हम वर्ल्ड बैंक के अफिलिएट्स और IBRD के रोल को डिटेल में समझेंगे। मेन बॉडी। 1. वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अफिलिएट्स। वर्ल्ड बैंक ग्रुप के 5 मुख्य अफिलिएट्स होते हैं। IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, मिडिल इनकम और क्रेडिट वर्थी लो इनकम कंट्रीज को लोन देता है। IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, पॉरेस्ट कंट्रीज को कंसेशनल लोन और ग्रांट देता है। IFC, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करता है। MIGA, मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस और क्रेडिट सपोर्ट देता है। ICSID, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, इन्वेस्टर्स और कंट्रीज के बीच के डिस्प्यूट्स को सॉल्व करता है। ये सभी इंस्टीट्यूशंस मिलकर डेवलपमेंट और पॉवर्टी रिडक्शन में हेल्प करते हैं। 2. IBRD का परिचय।
IBRD का एस्टैब्लिशमेंट 1944 में ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के दौरान हुआ था। शुरू में इसका गोल था यूरोप को वर्ल्ड वॉर II के बाद रीबिल्ड करना, लेकिन आज ये मिडिल इनकम कंट्रीज को डेवलपमेंट के लिए फाइनेंशियल हेल्प देता है। 3. IBRD के मुख्य फंक्शंस। IBRD कई तरह से कंट्रीज की मदद करता है। फाइनेंशियल असिस्टेंस, गवर्नमेंट्स को डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए लोन देता है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन। इन्वेस्टमेंट और पॉलिसी बेस्ड लोन प्रोवाइड करता है। टेक्निकल असिस्टेंस और पॉलिसी एडवाइस, कंट्रीज को पॉलिसी बनाने और इम्प्लीमेंट करने में मदद करता है। इकोनॉमिक प्लानिंग और गवर्नेंस में गाइडेंस देता है। कैपेसिटी बिल्डिंग, ट्रेनिंग और नॉलेज शेयरिंग के जरिए इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रांग बनाता है। लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज बनाने में हेल्प करता है। क्राइसिस रिस्पॉन्स, पैंडेमिक या फाइनेंशियल क्राइसिस जैसे समय में क्विक फाइनेंशियल एड देता है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनाए रखने में हेल्प करता है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स को इनकरेज करता है। IFC और MIGA के साथ मिलकर प्राइवेट सेक्टर ग्रोथ को सपोर्ट करता है। 4. आज के समय में IBRD का इंपॉर्टेंस। आज भी IBRD ग्लोबल डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये SDG के गोल्स के साथ अलाइन प्रोजेक्ट्स में पैसा इन्वेस्ट करता है। इंक्लूसिव और क्लाइमेट रेजिलिएंट ग्रोथ को प्रमोट करता है। जैसे कोविड-19 के टाइम पे IBRD ने हेल्थ सेक्टर के लिए फंड जल्दी प्रोवाइड किया। कंक्लूजन, वर्ल्ड बैंक ग्रुप के 5 एफिलिएट्स होते हैं जो डेवलपमेंट में अलग अलग रोल्स प्ले करते हैं। IBRD उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ना सिर्फ लोन देता है बल्कि पॉलिसी एडवाइस और टेक्निकल सपोर्ट भी करता है। आज के ग्लोबल चैलेंजेस के समय में IBRD का रोल और भी क्रूशियल हो गया है, स्पेशली जब बात होती है सस्टेनेबल और इंक्लूसिव ग्रोथ की। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 4. Identify the factors that help Indian companies to enhance the innovative capabilities and competitiveness. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें उन फैक्टर्स के बारे में लिखना है जो इंडियन कंपनीज को ज्यादा इनोवेटिव और कम्पेटिटिव बनाने में हेल्प करते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट सपोर्ट, R&D, टेक्नोलॉजी, स्किल्स और ग्लोबल एक्सपोजर। आंसर। इंट्रोडक्शन। इनोवेशन और कम्पेटिटिवनेस किसी भी बिजनेस के सक्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, खासकर डेवलपिंग कंट्रीज जैसे इंडिया में। इनोवेशन का मतलब होता है नए या बेहतर प्रोडक्ट्स या सर्विसेज डेवलप करना, और कम्पेटिटिवनेस का मतलब होता है मार्केट में दूसरे कंपेटिटर्स से अच्छा परफॉर्म करना। इस आंसर में हम डिस्कस करेंगे कि कौन से फैक्टर्स इंडियन कंपनीज की इनोवेशन और कम्पेटिटिवनेस को बूस्ट करते हैं। मेन बॉडी। 1. गवर्नमेंट पॉलिसीज और सपोर्ट मैकेनिज्म्स। गवर्नमेंट ने कई इनिशिएटिव स्टार्ट किए हैं जैसे स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया, जिनका एम है इनोवेशन को प्रमोट करना। अटल इनोवेशन मिशन और नेशनल इनोवेशन काउंसिल जैसे प्लेटफॉर्म्स R&D को इनकरेज करते हैं। FDI पॉलिसी और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म से कंपनीज को कैपिटल और इंटरनेशनल एक्सपोजर मिल रहा है। एग्जाम्पल, टाटा ग्रुप और रिलायंस ने गवर्नमेंट सपोर्ट का फायदा उठाकर अपनी कैपेबिलिटीज बढ़ाई है। 2. R&D में इन्वेस्टमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट किसी भी इनोवेशन के लिए बेस होता है। आजकल इंडियन कंपनीज अपने R&D बजट में इंक्रीज कर रही है। गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर मिलकर CSIR, DST जैसे इंस्टीट्यूशंस के थ्रू इनोवेशन को सपोर्ट कर रहे हैं। फार्मा, IT और ऑटोमोबाइल जैसे सेक्टर्स में नए टेक्नोलॉजीज और पेटेंट्स पे काम हो रहा है। केस स्टडी, डॉक्टर रेड्डीज और भारत बायोटेक ने R&D के थ्रू ग्लोबल लेवल पर अपनी पहचान बनाई है। 3. ह्यूमन कैपिटल और स्किल डेवलपमेंट। स्किल्ड वर्कफोर्स के बिना इनोवेशन पॉसिबल नहीं होता। इंडिया का यूथ पॉपुलेशन अगर प्रॉपर्ली ट्रेन हो तो बहुत बड़ा एसेट बन सकता है। स्किल इंडिया जैसे प्रोग्राम्स और वोकेशनल ट्रेनिंग से टेक्निकल स्किल्स इंप्रूव हो रहे हैं। फॉरेन यूनिवर्सिटीज और ट्रेनिंग सेंटर्स के कोलैबोरेशन से एक्सपोजर मिलता है। एग्जाम्पल, इन्फोसिस और विप्रो जैसे IT जायंट्स अपने एम्प्लॉयज को खुद ट्रेन करते हैं ताकि इनोवेटिव सॉल्यूशंस डेवलप हो सके। 4. टेक्नोलॉजी और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। AI, मशीन लर्निंग, क्लाउड जैसे नए टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट करने से इनोवेशन और प्रोडक्टिविटी दोनों बढ़ता है। इंटरनेट, 5G और डिजिटल पेमेंट्स ने एक स्ट्रॉन्ग डिजिटल बेस क्रिएट किया है। MSME भी डिजिटल टूल्स के थ्रू अपना काम एक्सपेंड कर रहे हैं, जैसे ONDC और उद्यम पोर्टल। एग्जाम्पल,
जोमैटो और पेटीएम ने डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज करके नए बिजनेस मॉडल्स क्रिएट किए हैं। 5. ग्लोबलाइजेशन और इंटरनेशनल एक्सपोजर। जब कंपनीज ग्लोबल मार्केट में compete करती है तो उन्हें इनोवेट करना पड़ता है। जॉइंट वेंचर्स, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन से नए आइडियाज और स्टैंडर्ड सीखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल, महिंद्र ने जब फॉरेन ऑटो कंपनीज एक्वायर की तो उनका इनोवेशन स्टैंडर्ड भी इंप्रूव हुआ। कंक्लूजन, इंडियन कंपनीज को इनोवेटिव और कम्पिटिटिव बनाने में गवर्नमेंट पॉलिसीज, R&D, स्किल्ड मैन पावर और ग्लोबल एक्सपोजर बहुत हेल्प करते हैं। हालांकि इंफ्रास्ट्रक्चर और स्मॉल फर्म्स के फंडिंग जैसे कुछ चैलेंजेस हैं, पर फ्यूचर ब्राइट है। पॉलिसी रिफॉर्म्स और इंडस्ट्री का कोलैबोरेशन इंडिया को एक ग्लोबल इनोवेशन हब बना सकता है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 5. Explain the role that the government plays for the development of its industries in the country. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि सरकार IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री के डेवलपमेंट में क्या रोल प्ले करती है। आंसर में गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स, पॉलिसी सपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर और स्कीम्स को समझाना होगा जो IT सेक्टर को बूस्ट करते हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मतलब होता है कंप्यूटर्स, सॉफ्टवेयर और नेटवर्क्स का उस करके इंफॉर्मेशन को स्टोर, प्रोसेस और ट्रांसमिट करना। इंडिया में ये सेक्टर बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है और GDP, जॉब्स और एक्सपोर्ट्स में मेजर कंट्रीब्यूशन देता है। गवर्नमेंट ने इस सेक्टर के ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए कई इनिशिएटिव्स लिए हैं, जिनके बारे में हम इस आंसर में डिटेल से पढ़ेंगे। मेन बॉडी। 1. पॉलिसी सपोर्ट और विजनरी इनिशिएटिव्स। सरकार ने नेशनल पॉलिसी ऑन IT 2012 और डिजिटल इंडिया 2015 जैसे बड़े पॉलिसी इनिशिएटिव्स स्टार्ट किए। इनका गोल है इंडिया को एक डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी और नॉलेज इकोनॉमी बनाना। गवर्नेंस, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल लिटरेसी पे स्ट्रॉन्ग फोकस दिया गया है। 2. इंफ्रास्ट्रक्चर और SEZ का डेवलपमेंट। बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे जैसे शहरों में IT पार्क्स और स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स SEZ बनाए गए हैं। इनमें कंपनीज को टैक्स बेनिफिट्स, इजी रूल्स और हाई स्पीड इंटरनेट जैसे फैसिलिटीज मिलती है। STPI, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया, भी एक्सपोर्ट और कनेक्टिविटी सपोर्ट प्रोवाइड करता है। 3. स्किल डेवलपमेंट और ह्यूमन रिसोर्स सपोर्ट। स्किल इंडिया, PMKVY और दिशा जैसे प्रोग्राम्स के थ्रू डिजिटल स्किल्स डेवलप किए जा रहे हैं। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के साथ पार्टनरशिप से IT करिकुलम को इंडस्ट्री नीड्स के अकॉर्डिंग बनाया गया है। IIT, NIT, NIELIT जैसे इंस्टीट्यूशंस ट्रेन्ड मैनपावर रेडी कर रहे हैं। 4. फाइनेंशियल और स्टार्टअप सपोर्ट। IT स्टार्टअप्स को स्टार्टअप इंडिया और अटल इनोवेशन मिशन जैसे इनिशिएटिव से फंडिंग, मेंटरशिप और टैक्स एग्जेम्पशन मिलता है। मुद्रा लोन्स और वेंचर कैपिटल फंड्स भी स्टार्टअप्स को ग्रो करने में मदद करते हैं। सरकार ने कंप्लायंस प्रोसेस भी सिंप्लीफाइड किया है ताकि नए एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प मिले। 5. इनोवेशन और R&D को प्रमोट करना। गवर्नमेंट AI, IoT, साइबर सिक्योरिटी जैसे एरियाज में रिसर्च और इनोवेशन लैब्स एस्टेब्लिश कर रही है। मेथियर जैसे बॉडीज मेक इन इंडिया को प्रमोट करने में एक्टिव है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स IPR को भी सपोर्ट दिया जा रहा है ताकि इनोवेशन सिक्योर हो। 6. इंटरनेशनल टाई अप्स और एक्सपोर्ट प्रमोशन। सरकार इंडियन IT सर्विसेज को ग्लोबली प्रमोट करने के लिए फॉरेन टाई अप्स और IT समिट्स ऑर्गेनाइज करती है। NASSCOM जैसे ऑर्गेनाइजेशंस गवर्नमेंट के सपोर्ट से इंडिया की स्ट्रेंथ को वर्ल्ड में शोकेस करते हैं। SEIS, सर्विस एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम के थ्रू एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स भी दिए जाते हैं। कंक्लूजन, सरकार IT सेक्टर के ग्रोथ में हर एंगल से मदद करती है, चाहे वो पॉलिसीज हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो या स्किल डेवलपमेंट। इनोवेशन और ग्लोबल आउटरीच के लिए भी फुल सपोर्ट दिया जा रहा है। अगर ये सपोर्ट कंटिन्यूअस रहा तो इंडिया का IT सेक्टर और ज्यादा पावरफुल और ग्लोबल लीडर बन सकता है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 6. Write a note on growth of Latin American economies. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि लैटिन अमेरिकन देशों की इकोनॉमी का विकास कैसे हुआ। हमें उनके मेजर ग्रोथ फेजेस, इकोनॉमिक चैलेंजेस और पॉलिसी रिफॉर्म्स के बारे में लिखना है।
अगर जरूरत हो तो किसी इकोनॉमिक मॉडल या उदाहरण का यूज भी कर सकते हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। लैटिन अमेरिका में ब्राजील, अर्जेंटीना, मेक्सिको और चिली जैसे देश शामिल हैं जिन्होंने अलग अलग इकोनॉमिक फेजेस का सामना किया है। कॉलोनियल रूल से लेके इंडस्ट्रियलाइजेशन और फिर लिबरल रिफॉर्म्स तक इनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट काफी चैलेंजिंग रहा है। इस आंसर में हम उनके ग्रोथ फेजेस, प्रॉब्लम्स और पॉलिसी रिफॉर्म्स के बारे में बात करेंगे। मेन बॉडी। 1. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड अर्ली ग्रोथ फेज। कॉलोनियल पीरियड में ये देश एग्रीकल्चर और माइनिंग जैसे सेक्टर्स पर डिपेंडेंट थी और उनका फोकस यूरोप को एक्सपोर्ट करने पर था। इंडिपेंडेंस के बाद इन्होंने एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ अडॉप्ट किया, जैसे कि कॉफी, शुगर, मिनरल्स एक्सपोर्ट करना। लेकिन ग्लोबल प्राइस चेंजेस और डिमांड शिफ्ट से ये इकोनॉमीज बार बार क्राइसिस में चली जाती थी। 2. इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन (ISI) 1950-70। ISI का मेन गोल था कि फॉरेन गुड्स पर डिपेंडेंसी कम हो और डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया जाए। ब्राजील और मेक्सिको जैसे देश में इंडस्ट्री ग्रो हुई, नए शहर बने और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ। लेकिन धीरे धीरे इनएफिशिएंसी और फिस्कल डेफिसिट बढ़ने लगे क्योंकि स्टेट ओन्ड कंपनीज लॉस में चल रही थी। एग्जाम्पल, ब्राजील का इंडस्ट्रियल सेक्टर काफी ग्रो हुआ था ISI पीरियड में, पर बाद में गवर्नमेंट इंटरफेरेंस से प्रॉब्लम्स बढ़ गई। 3. डेट क्राइसिस एंड स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट 1980। 1980 में कई देश डेट क्राइसिस में चले गए क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा लोन लिया था। IMF और वर्ल्ड बैंक ने स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स दिए, जिसमें पब्लिक स्पेंडिंग कम करना, प्राइवेटाइजेशन और ट्रेड लिबरलाइजेशन शामिल था। पर इससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा और वेलफेयर स्कीम्स में कट लग गया। केस स्टडी। मेक्सिको की इकोनॉमी गिर गई इस पीरियड में, जिससे सोशल अनरेस्ट बढ़ा और इनइक्वालिटी और भी गहरी हो गई। 4. इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबल इंटीग्रेशन 1990-2000। 1990 के बाद देशों ने ओपन मार्केट पॉलिसीज अपनाई, FDI अट्रैक्ट किया और एक्सपोर्ट्स डाइवर्सिफाई किए। मेक्सिको ने NAFTA साइन किया, जिससे US और कनाडा के साथ ट्रेड काफी बढ़ा। चिली ने स्टेबल ग्रोथ, पॉवर्टी रिडक्शन और पेंशन रिफॉर्म में अच्छा काम किया। सक्सेस स्टोरी। चिली ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और पॉलिसी स्टेबिलिटी के थ्रू कंसिस्टेंट GDP ग्रोथ अचीव किया। 5. कंटेम्पररी ट्रेंड्स एंड चैलेंजेस 2000 ऑनवर्ड्स। 2000 के बाद कमोडिटी प्राइसेस के बूम से ब्राजील और वेनेजुएला जैसे देश ग्रो हुए, पर कमोडिटी पे ज्यादा निर्भर होने की वजह से इन्हें ग्लोबल स्लोडाउन का इम्पैक्ट झेलना पड़ा। आज भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, भ्रष्टाचार और इनइक्वालिटी जैसे प्रॉब्लम्स बने हुए हैं। करंट सिचुएशन। 2015 के बाद और स्पेशली कोविड-19 के बाद ग्रोथ स्लो हो गया है और डेट और इन्फ्लेशन दोबारा से बढ़ने लगे हैं। कंक्लूजन। लैटिन अमेरिकन इकोनॉमीज का ग्रोथ जर्नी अप्स एंड डाउन से भरा रहा है, कभी ISI, कभी लिबरलाइजेशन, कभी क्राइसिस। चिली जैसे कुछ देश ने तो अच्छी प्रोग्रेस की, पर कई कंट्रीज आज भी पॉवर्टी और इनइक्वालिटी से जूझ रहे हैं। आगे बढ़ने के लिए इन्हें स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, इंक्लूसिव ग्रोथ और बेटर गवर्नेंस चाहिए। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है। जरूर चेक करें। थैंक यू।